हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मृदा के प्रकार, मृदा के अवयव, मृदा का आयतनात्मक संगठन देखा था हमने, मृदा के कार्य देखे थे हमने। आज हम बात करेंगे मृदा में पृष्ठ मृदा, अवमृदा की और मृदा की परिच्छेदिकाओं की। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं साइंस गुरुकुल नारायणपुर के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ हो सके, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे पृष्ठ मृदा, पहले देखेंगे पृष्ठ मृदा और अवमृदा, उसके बाद में देखेंगे मृदा परिच्छेदिका। तो अब हम बात करेंगे पृष्ठ मृदा और अवमृदा की। पृष्ठ मृदा क्या होती है? देखो, सबसे जो ऊपरी परत है मृदा की, जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, अपन खेतों में कृषि कार्य करते हैं, जिस मृदा पर हम कृषि कार्य करते समय मशीनरी, औजार आदि चलाते हैं, जिस पर हल चलते हैं, ठीक है, उस मृदा को बोलते हैं कौन सी मृदा? पृष्ठ मृदा। और पृष्ठ मृदा की गहराई होती है 0 से 15 सेंटीमीटर तक। और ये कैसी होती है? उपजाऊ होती है, ठीक है। लिखा हुआ साफ साफ देखो, पृष्ठ मृदा क्या है? मृदा की सबसे ऊपरी परत है, जिस पर क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और कृषि कार्य करते समय इस पर मशीनरी, औजार आदि चलाए जाते हैं। और इसकी गहराई कितनी होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर तक गहराई होती है और ये उपजाऊ होती है। सबसे ऊपर जो मृदा की परत है ना, जो ऊपर हमें दिखाई देती है, जहाँ पर हम फसल उगाते हैं, जिस पर हल चलते हैं, वही क्या है? पृष्ठ मृदा। कौन सी मृदा है वो? पृष्ठ मृदा है। और इसकी गहराई कितनी होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर। ये याद होना चाहिए सबको, ठीक है। अब उसके नीचे, पृष्ठ मृदा से नीचे की जो मृदा है उसको बोलते हैं अवमृदा। क्या कहते हैं उसको? अवमृदा कहते हैं। ये कहाँ तक गहरी होती है? पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है। अवमृदा कहाँ तक गहरी होती है? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ क्या होते हैं? चट्टानें। हमने पढ़ा है ना, चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के जो पैतृक पदार्थ हैं वो चट्टानें होती हैं। तो गहराई में ऊपर की मृदा है, उसके नीचे जो है अवमृदा, वो कहाँ तक गहराई में होती है? पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है। कौन सी मृदा? अवमृदा। समझ में आ गई बात? पृष्ठ मृदा जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, जहाँ पर कृषि कार्य करते समय मशीनरी, औजार आदि चलाए जाते हैं, वो कौन सी मृदा है? पृष्ठ मृदा। और ये उपजाऊ भी होती है। और इसकी गहराई कितनी होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर। और उसके नीचे पैतृक पदार्थों तक गहरी जो मृदा है उसे बोलते हैं कौन सी मृदा? अवमृदा। क्या बोलेंगे उसको? अवमृदा कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं हम, अवमृदा और पृष्ठ मृदा में क्या अंतर होता है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। पृष्ठ मृदा और अवमृदा दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर हमें पता होना चाहिए। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। देखो, अंतर बिल्कुल सरल है। जो पृष्ठ मृदा है वह पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। समझ गए? जैसे चट्टानों के अपक्षय से बनती है क्या? मृदा। चट्टानें जब अपक्षयित हो जाती हैं तो बनती है मृदा। तो ये मृदा जो है ये पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। यहाँ पूर्ण रूप से चट्टानों का क्या हो चुका होता है? अपक्षय हो चुका होता है, पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। जबकि अवमृदा जो होती है वो आंशिक रूप से अपक्षयित होती है, यानी उसका अपक्षय कम होता है। आंशिक रूप से अपक्षयित होती है कौन सी मृदा? अवमृदा। ये जो पृष्ठ मृदा है इसमें वातन अच्छा होता है, यानी इसमें वातन का मतलब इसमें वायु रहती है अच्छी मात्रा में, जबकि अवमृदा में वातन अच्छा नहीं होता है, इसमें
वायु का प्रवाह बहुत अच्छा नहीं होता है। समझ गए? तो वातन का मतलब वायु से है यहाँ पर, इसमें वायु होती है, अच्छी तरह से वायु का इसमें प्रवेश हो जाता है, वायु आसानी से आदान प्रदान होती रहती है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम कौन, समझ गए बात को? तो इसमें वातन अच्छा होता है, यहाँ वातन अच्छा नहीं होता। ये जो होती है पृष्ठ मृदा, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी ये ज़्यादा उपजाऊ है। जहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं वो मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जबकि अवमृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है, अर्थात ये कम उपजाऊ होती है। ठीक, पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीव, पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या भी अधिक होती है और इसकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है, जबकि अवमृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता क्या रहती है, कम रहती है। यहाँ सूक्ष्म जीव ज़्यादा मात्रा में होते हैं, किस मृदा में, अवमृदा में। सूक्ष्म जीव जो मृदा की उपजाऊपन में वृद्धि करते हैं, सूक्ष्म जीव जितने ज़्यादा होते हैं मृदा के अंदर, मृदा उतनी अच्छी उपजाऊ होती है। ठीक है, जबकि ये जो होती है अवमृदा, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम होती है और क्रियाशीलता भी कम होती है। ठीक, पृष्ठ मृदा में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, जबकि पृष्ठ ये जो अवमृदा है इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। यानी पृष्ठ मृदा की धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा है, अवमृदा की धनायन विनिमय क्षमता कम। ये तो सारे अंतर हमें पता होने चाहिए। दोबारा से एक बार देखेंगे, पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, अवमृदा आंशिक अपक्षयित होती है। पृष्ठ मृदा में वातन अच्छा होता है, अवमृदा में वातन अच्छा नहीं होता है। पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, अवमृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, यानी ये कम उपजाऊ है, ये ज़्यादा उपजाऊ है। पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, अवमृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता कम होती है। पृष्ठ मृदा में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, अवमृदा में धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। ठीक है, तो ये सभी अंतर हमें पता होने चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई बात? अवमृदा और पृष्ठ मृदा क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम मृदा परिच्छेदिका या मृदा संस्तर। मृदा परिच्छेदिका क्या है, ध्यान से देखना है हमें। इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। मृदा परिच्छेदिका, देखो मृदा परिच्छेदिका क्या है, मृदा की ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं। मृदा कौन सी काट लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर काट का मतलब खड़ी काट, जैसे चौक है, इसको यहाँ बीच में से इसको काटा जाए इस तरह, तो कौन सी काट होती है, ऊर्ध्वाधर काट। ठीक है, मृदा की कौन सी काट लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर काट। जैसे मान लीजिए ये मृदा है, ये टुकड़ा है, इसकी ऊर्ध्वाधर काट का मतलब इसको यहाँ से काटेंगे, खड़ी काट काटेंगे इस तरह, तो ये कौन सी काट कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर काट। समझ गए, ये ऊर्ध्वाधर काट होती है, खड़ी काट होती है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर मृदा हो गई और इस तरह इसको हमने काट दिया। ठीक है, तो जब मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं हम, तो ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक, जैसे मान लीजिए ये तो है ऊपरी धरातल और ये है मूल पदार्थ, तो ऊपरी धरातल से और मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें या बहुत सारी परतें दिखाई देती हैं हमें, विभिन्न परतें दिखाई देती हैं जो मृदा के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, मृदा संस्तर। क्या कहते हैं इनको, मृदा संस्तर। और इन मृदा संस्तर को ही बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। समझ में आ गई बात? ये मत देखा हमने, जैसे दोबारा समझेंगे इसको, ये है मान लीजिए मृदा है और इसको हमने इस तरह काट दिया। ठीक है, इस तरह काट देंगे तो इस तरह इसका टुकड़ा हो जाएगा, और जब इस टुकड़े में ये तो ऊपर मृदा है, तो यहाँ पर अनेक तरह के हमें क्या दिखाई देंगे, संस्तर दिखाई देंगे। इस तरह अलग अलग परतें दिखाई देंगी हमको यहाँ पर। जब काटेंगे इसको, मृदा को काटने पर यहाँ हमें मृदा के अलग अलग परतें, अलग अलग स्तर दिखाई देंगे।
जो किसके समानांतर होंगे, मृदा के। जैसे ये मृदा है, इसके समानांतर एक संयस्त्र इधर दिखाई दे जाएगा, एक इधर एक इधर, इस तरह विभिन्न संयस्त्र दिखाई देते हैं मृदा के समानांतर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखो साफ साफ लिखी है, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से और मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं। तो जब इसको काट लगा देंगे तो इस तरह हमें विभिन्न परतें दिखाई देंगी इस मृदा के ऊपर। मृदा है तो इसके समानांतर हमें अनेक परतें दिखाई देंगी, जिन्हें कहते हैं मृदा संस्तर, और इन मृदा संस्तर को बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्लियर? क्या कहा हमने? मृदा की कौन सी काट लगाते हैं? ऊर्ध्वाधर काट यानी खड़ी काट लगाते हैं। तो क्या होता है, मृदा के समानांतर विभिन्न परतें या विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। ऊर्ध्वाधर काट का मतलब समझ में आ गई ना बात? इस तरह ऊर्ध्वाधर काट लगाएंगे, खड़ी काट लगाएंगे, खड़ी काट लगा देंगे तो हमें मृदा के विभिन्न संस्तर दिखाई दे जाएंगे, विभिन्न परतें दिखाई दे जाएंगी मृदा की, जिन्हें हम बोलेंगे मृदा के संस्तर या मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, जैसे हम कुआं खोदते हैं, कुआं खैर आजकल तो नहीं खोदते, पहले खोदते थे, या खड्डा खोदते हैं, तो खड्डा खोद देंगे चारों तरफ, तो जो मृदा की जो परत होगी एक साइड में, चारों तरफ 4 परतें होंगी। जब चौकोर खड्डा खोदेंगे हम, जो चारों तरफ 4 परतें होंगी, जैसे मान लीजिए ये हमने खड्डा खोद दिया, तो यहाँ हमें ये जो मृदा है, ये जो मृदा की परत है, ठीक है, यहाँ हमें विभिन्न परतें दिखाई देंगी ऊपर से नीचे। जैसे ये ऊपरी की परत होगी, फिर उसके नीचे अलग परत होगी, उसके नीचे अलग परत होगी, उसके नीचे अलग परत होगी, इस तरह हम कई तरह की परतें यहाँ दिखाई देंगी हमको। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ तुम जब अगर आपने खड्डा खोदा है तो आपको ये इनके रंग भी अलग अलग दिखाई देंगे। ऊपर अलग रंग के दिखाई देंगे, नीचे दूसरा रंग आ जाएगा, फिर अलग रंग आ जाएगा, फिर नीचे कहीं पत्थर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें बोलते हैं मृदा के संस्तर, और इन्हें बोल देते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्लियर हो गई ना बात? अब मृदा परिच्छेदिका कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी बात करते हैं। देखो, मृदा परिच्छेदिकाएं मूल रूप से कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ओ संस्तर, एक तो कौन सा होता है? ओ। एक होता है ए संस्तर, एक होता है बी संस्तर, एक होता है सी संस्तर, और एक होता है आर संस्तर। ठीक है, ओ ए बी सी आर, ये विभिन्न संस्तर होते हैं, ये विभिन्न परतें दिखाई देती हैं ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह। ठीक है, अब इनको भी विभिन्न उप संयस्त्रों में बांटा जाता है। तो देखते हैं हम कौन कौन से संयस्त्र होते हैं, कौन कौन से मृदा परिच्छेदिकाएं होती हैं, उनका डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं इसको। ठीक है, इस परिभाषा को आप उतार लेंगे अपनी नोटबुक में। ये विभिन्न मृदा परिच्छेदिकाएं, ये मृदा की हमने ऊर्ध्वाधर काट लगा दी। ऊर्ध्वाधर काट करने के पश्चात हमें ये विभिन्न स्तर दिखाई देंगे। समझ गए? इस तरह विभिन्न संस्तर दिखाई देंगे हमें। इसको आप इस तरह समझें, जैसे हमने एक गहरा खड्डा खोद दिया मृदा के अंदर, चौकोर खड्डा खोद दिया। अब उसकी एक दीवार को देखो, ठीक है, खड्डे के अंदर नीचे उतर जाओ और उसको देखो ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमें विभिन्न संस्तर दिखाई देंगे। ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधे हैं। ऊपर ही ऊपर क्या होंगे? ठीक है। अब
ये जो संस्तर है इसको बोलते हैं ओ संस्तर। इसको कौन सा संस्तर बोलते हैं? ओ संस्तर। अब ओ संस्तर के भी दो उप संस्तर बनाए गए यहाँ पर। ये तो होता है O1 संस्तर और ये होता है O2 संस्तर। ठीक है, ओ संस्तर के दो उप संस्तर होते हैं O1 और O2। क्लियर? इसी तरह ये है ए संस्तर। ओ से नीचे कौन सा है? ए। और ए के 3 उपवर्ग होते हैं। कितने उपवर्गों में बांटा गया है इसको? 3 उपवर्गों में। ये तो है A1, ये है A2 और ये है A3 संस्तर। ठीक, ए से नीचे ये है बी संस्तर और बी संस्तर के भी 3 उपवर्ग होते हैं। इसको बोलेंगे B1 संस्तर, इसको बोलेंगे B2 संस्तर और इसको बोलेंगे B3 संस्तर। ठीक है, B3 के नीचे ये जो है इसको बोलेंगे C संस्तर और ये है R संस्तर। ठीक है, तो ये सभी संस्तर मेन तो कौन कौन से हो गए? ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर। ओ संस्तर के 2 उपवर्ग हो गए, 2 उपसंस्तर हो गए O1 और O2। इसी तरह ए संस्तर के 3 उपसंस्तर हो गए A1, A2, A3। इस तरह बी के भी 3 उपसंस्तर हो गए B1, B2, B3। ठीक है, फिर सी और फिर आर। इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ ये संस्तर हो गए, ऊपर ही ऊपर। अब देखो ये जो ओ संस्तर होता है ना, ओ संस्तर, इसमें होते हैं कार्बनिक पदार्थ। इस ओ संस्तर में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। O1 जो संस्तर होता है O1, इसमें क्या होते हैं? आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें, या अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे ऊपर की जो परत है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अब देखते हैं हम क्या होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, जीव जंतुओं का मलमूत्र है। ठीक है, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वहाँ वो पाए जाते हैं और वो आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, जिन्हें हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं, ये गोबर है, ये क्या है। ठीक है, तो जो O1 संस्तर है उसमें अल्प विघटित या आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो संस्तर है कौन सा? O2 संस्तर। O2 संस्तर में पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ कैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं? पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसमें? O2 में। पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं O2 के अंदर। O1 में अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, O2 में पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पत्तियां हैं, गोबर है, मलमूत्र आदि है, ये क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं और इन्हें हम पहचान नहीं सकते। जब ये पूर्ण विघटित हो जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, वो मृदा के अंदर ही मिल जाएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये गोबर है, ये पत्तियां हैं। ये गल जाएंगे, अच्छी तरह से सड़ गल जाएंगे। ठीक, तो समझ में आ गई बात। O1 संस्तर में तो आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पत्तियां वगैरह होती हैं, जिन्हें हम देख करके पहचान सकते हैं। O2 संस्तर में पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये पूर्ण रूप से सड़ गल जाते हैं, जिन्हें हम देख करके पहचान नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, O संस्तर में कार्बनिक पदार्थ हैं, O1 में अल्प विघटित है, O2 में पूर्ण विघटित है। A1 संस्तर, ये जो A संस्तर रहता है ना, इसमें खनिज होते हैं। A संस्तर में क्या होते हैं? खनिज। ठीक है, ये सबसे ऊपरी खनिज संस्तर। यहाँ तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अब सबसे ऊपरी
जो संस्तर है जिसमें खनिज होते हैं वो कौन सा है? ए संस्तर ही होता है। अब जो A1 है, अब ए के भी 3 उप संस्तर हो गए, A1, A2 और A3। जो A1 जो होता है ना, अब जैसे अब यहाँ तो हमने इसकी सीमा खींच दी कि यहाँ ऊपर कार्बनिक पदार्थ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थ थोड़ा बहुत नीचे भी तो होगा, ये बिल्कुल ये थोड़ी है कि हमने सीमा खींच दी, ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होता है, ऊपर से कुछ कार्बनिक पदार्थ इधर भी आता है, यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम होता है, बस इतना ही अंतर है। और इसमें क्या रहते हैं? खनिज, समझ गए? तो यहाँ से खनिज स्टार्ट हो जाता है। तो A1 संस्तर में कार्बनिक पदार्थ भी होता है और खनिज भी होते हैं, ठीक है। A1 संस्तर में कौन कौन होते हैं? कार्बनिक पदार्थ और खनिज दोनों का मिश्रण होता है। और इसका रंग कैसा होता है? गहरा, गहरा रंग होता है किसका? A1 संस्तर का, ये ध्यान रखेंगे। A2 संस्तर, A2 संस्तर में केवल खनिज होते हैं, जैसे यहाँ तो दोनों का मिश्रण होता है, यहाँ केवल खनिज होते हैं। इसको बोलते हैं निक्षालित संस्तर। क्या बोलते हैं इसको? निक्षालित संस्तर कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इस संस्तर में मृत्तिका यानी SiO2, लोहा, मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लोहा, मृत्तिका होते हैं किसमें? A2 संस्तर में। और यहाँ से ये निक्षालित होकर पानी के साथ, यहाँ होते हैं ये, लेकिन पानी के साथ ये निक्षालित होकर के नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, ठीक है। A2 संस्तर में उपस्थित मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ये पानी के साथ बह करके, पानी के साथ निक्षालित होकर के नीचे वाले स्तरों में आ जाते हैं, इसलिए इस संस्तर को बोलते हैं निक्षालित संस्तर, ठीक है। A2 संस्तर क्या कहलाता है? निक्षालित संस्तर या वॉशिंग आउट संस्तर। यहाँ से वॉशिंग आउट यानी यहाँ से नीचे आ जाते हैं घुल करके ये सभी खनिज पदार्थ, ठीक। A3 संस्तर, A3 जो संस्तर होता है ये परिवर्तनशील संस्तर होता है या परिवर्तनीय संस्तर होता है। कैसा है ये? परिवर्तनीय संस्तर होता है, ठीक। परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनशील संस्तर होता है। इसी तरह B1 समझ में आ गया ये? A1 संस्तर में कार्बनिक पदार्थ खनिज दोनों होते हैं, A2 में खनिज होते हैं और यहाँ जो खनिज होते हैं वो निक्षालित होकर के नीचे चले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं निक्षालित संस्तर। A3 को बोलते हैं परिवर्तनीय संस्तर। अब इसके नीचे आता है B संस्तर। अब B संस्तर के भी 3 भाग है, B1, B2, B3। B1 जो है ये भी परिवर्तनीय या परिवर्तनशील संस्तर होता है, ठीक है। B2 संस्तर, देखो अभी हमने क्या कहा कि A2 संस्तर से ये मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये निक्षालित होकर के नीचे आते हैं। अब यहाँ से निक्षालित होकर के कहाँ जाते हैं? B2 संस्तर में, और B2 संस्तर में जाकर के जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं निक्षेपित संस्तर या संचयित संस्तर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? संचयित संस्तर, ठीक। B2 संस्तर क्या कहलाता है? संचयित। यहाँ से ये मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं? जमा। A2 से आकर के कहाँ जमा हो जाते हैं? B2 में। तो A2 तो क्या है? निक्षालित संस्तर। B2 क्या है? संचयित संस्तर। क्लियर? B3 जो संस्तर है वो B और C के बीच की परत होती है, B और C के बीच का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर्वर्ती परत। ठीक है, C इधर है, B इधर है, तो B और C के बीच में है B3, तो इसको बोलते हैं अंतर्वर्ती परत। या अंतर्वर्ती संस्तर। ठीक है, क्या है ये? B3 क्या है? अंतर्वर्ती संस्तर। C संस्तर में क्या होते हैं? अपक्षयित पैतृक पदार्थ होते हैं। अपक्षयित क्या होते हैं इसमें? पैतृक पदार्थ। C संस्तर में अपक्षयित पैतृक पदार्थ होते हैं। ठीक है,
और जो आर संस्तर है, या आर का मतलब होता है चट्टान, रॉक, तो यहाँ होती हैं चट्टानें या मूल पदार्थ। इसमें क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। ठीक है, आर संस्तर में कठोर चट्टानें होती हैं। तो ये ऊपरी मृदा हो गई और ये हो गए मूल पदार्थ, चट्टान। तो ये हो गए विभिन्न संस्तर। समझ में आ गए? तो ये हो गए मृदा के विभिन्न संस्तर। ऊपर ऊपर ओ संस्तर, ओ फॉर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक पदार्थ। तो ऊपर ऊपर तो है कार्बनिक पदार्थ ओ संस्तर में। O1 में है अल्प विकटित, O2 में है पूर्ण विकटित, ये ध्यान रखेंगे। O का मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक पदार्थ से। क्लियर? इसी तरह उसके नीचे ए संस्तर, ए संस्तर में क्या है? खनिज पदार्थ। क्या है? खनिज पदार्थ हैं। अब A1 के अंदर खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ, A2 के अंदर प्योर खनिज हैं जो निक्षालित होकर के नीचे आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं निक्षालित संस्तर। ये ध्यान रखेंगे, निक्षालित संस्तर कौन सा है? A2 संस्तर होता है निक्षालित संस्तर, जिसमें से मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निक्षालित होकर के नीचे आ जाते हैं। ठीक है। A3 को बोलते हैं परिवर्तनीय संस्तर, और B1 को भी बोलते हैं परिवर्तनशील संस्तर। B2 को बोलते हैं संचयित संस्तर। यहाँ पर A2 से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, मृत्तिका है, वो यहाँ आते हैं B2 संस्तर में और यहाँ करके जमा हो जाते हैं। B3 B और C के मध्य का है, इसको बोलते हैं अंतर्वर्ती परत। C में अपक्षयित पैतृक पदार्थ होते हैं, और जो R है रॉक यानी चट्टानें, जो कठोर चट्टानें होती हैं, वो R संस्तर में पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये हो गए विभिन्न संस्तर या मृदा परिच्छेदिकाएं। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सबको पता होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसको आपको नोट करना है और याद भी रखना है। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हमने पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर देखा हमने, वो पता होना चाहिए सबको। और फिर हमने देखा परिच्छेदिकाएं, और परिच्छेदिकाओं कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम और उनके बारे में जो विशेषताएं होती हैं वो हमने बताई आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कराए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दूसरे बच्चों को बताएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और बच्चों को भी जिससे इसका लाभ प्राप्त हो सके, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए।